किसी को बोलेगा पानी ला देगा। किस चीज की वीडियो डाली है? बैकअप से हटा देंगे ये क्या मतलब है? अव्वल तो आप मेन चैनल पे क्यों डालना है जब अपने छोटे छोटे 10 चैनल हैं? बेवकूफी है ना। कोई नहीं, इसको करिए, उसको साफ करवाते हैं। फालतू वाली बात है। क्या हुआ? चलो बच्चों, लो भैया हम आ गए आपके साथ, और आपके साथ आज बात करनी है एक नए चैप्टर की। ठीक है, नया चैप्टर है बेटा बैच कॉस्टिंग। हम लोगों ने अभी तक जो बात की है वो कॉस्ट शीट को पढ़ा है ना। ये बैच है सीए इंटर रीस्टार्ट, नाम बड़ा प्यारा है, सीए इंटर रीस्टार्ट जनवरी अटेम्प्ट। और उस अटेम्प्ट में हम लोगों ने बस कुछ नहीं करना है, कॉस्टिंग में 90-80 आ जाए काम चला लेंगे, ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। लेकिन आवाज आ रहा है? हाँ, कॉस्टिंग की बुक दे दीजिए, वॉल्यूम 2। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, सीए इंटर जनवरी अटेम्प्ट में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं कॉस्टिंग, तो टॉपर्स के सीए इंटर बाय टॉपर क्लासेज पे आपका स्वागत है। हम लोग यहां रोज 4:30 बजे से 6 बजे तक पहले कॉस्टिंग करेंगे, फिर एफएम करेंगे। पिछले 2 दिनों में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, पहला कॉस्ट शीट, जिसके अंदर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट और सभी तरह के क्वेश्चन का कम से कम एक प्रैक्टिस मैंने कराया है। और मैंने कहा था उसके बेसिस पे आप अपनी बाकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर बाकी प्रैक्टिस भी चाहिए तो चूंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस का कम समय होता है। अगर करना है तो रेगुलर बैच है बेटा, और रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग जो बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है सिर्फ 1100 रुपीज में टॉपर्स क्लासेस के ऐप पे अवेलेबल है कॉस्टिंग का। आप वहां से रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। और अगर और प्रैक्टिस नहीं करनी तो रोज शाम को 4:30 बजे एक प्यारी सी चाय के कप के साथ ज्वाइन कीजिए सीए इंटर बाय टॉपर्स क्लासेस। और चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज की बात है बेटा यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, जो आपके बुक में दूसरा चैप्टर है। ठीक है, देखिए यूनिट कॉस्टिंग क्या है। ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है which is used when all units are produced are uniform। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट शीट में तुमने यही किया था, टोटल लिया था और उससे भाग दे दिया था। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है, टोटल कॉस्ट लीजिए, टोटल यूनिट से भाग दीजिए। लेकिन अगर यूनिट अलग अलग हैं तब क्या होगा?
तो ऐसे में हमारे पास दो मेथड चलते हैं, एक होता है बैच कॉस्टिंग और एक होता है जॉब कॉस्टिंग। दोनों पढ़ाएंगे, आज पहले बैच कॉस्टिंग और फिर कल हम आपसे साथ बात करेंगे जॉब कॉस्टिंग। देखिए यही सीक्वेंस होगा, पहले बैच फिर जॉब, फिर प्यारे बच्चों हम आपके साथ बात करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, फिर बात करेंगे प्रोसेस, फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट, फिर सर्विस कॉस्टिंग। पहले इतनी बात मुझे कर लेने दीजिए, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 कॉस्ट ही तो हो ही गया। अब 14 में जब आप ये 7 चैप्टर पढ़ लेंगे तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और आप कहेंगे सर हम बाकी 7 तो देख ही लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, वो 7 फिर इसके बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, कल किसने क्या होगा क्या देखा है, तो पहले 7 हो जाने दीजिए और ज्यादा समय नहीं लगेगा बेटा। 7 के लिए बहुत लगेगा तो 20 क्लासेस, एक तो हो ही गया, तो अब आगे 6 के लिए बहुत लगेगा तो 18 क्लासेस लगेंगे, नॉट मोर देन दैट। आइए तो आज की बात शुरू करते हैं, बैच कॉस्टिंग। ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है विच इज यूज्ड इन बैच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। भाई ये बैच मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज ए मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, वेयर लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन सेटअप। मतलब एक बार सेटअप करेंगे तो एक, जैसे आपके घर में देखा होगा आपने, एक बार कुकर में दाल बनती है एक बार में, फिर हो सकता है दाल खाली करके मम्मी उसी कुकर में बताइए राइस बनाती हो, चावल बनाती हो, और ऐसा हो सकता है उसी कुकर में कोई और सब्जी बनाती हो, या अगर 3 कुकर है तो एक में दाल, एक में चावल और एक में सब्जी बनाती हो। अब देखो दाल में लगने वाला कॉस्ट राइस में लगने वाले कॉस्ट से अलग होता है और सब्जी में लगने वाली कॉस्ट से अलग होता है। तो आपके घर में क्या बन रहा है, एक बैच दाल का बन रहा है, एक बैच चावल का बन रहा है और एक बैच सब्जी का बन रहा है, 3 बैच बन रहे हैं, एक दाल, एक चावल, एक सब्जी। ऐसे ही चलिए फैक्ट्री में, फैक्ट्री में 2000 पीसेज बेटा पेप्सी का बन रहा है, 3000 मिरिंडा ऑरेंज वाला बन रहा है, 2000 मिरिंडा व्हाइट वाला बन रहा है, 5000 स्प्राइट उसी का है ना, स्प्राइट बन रहा है। अब बताइए पेप्सी मिरिंडा इनमें थोड़ा फर्क होगा कि नहीं होगा? कोई मिठाई की दुकान है, 10 किलो बना रहा है वो बर्फी, 5 किलो बना रहा है कलाकंद, 25 किलो बना रहा है XYZ, तो ये सब अलग अलग है ना बेटा, सब एक थोड़े ना है, सब एक है क्या? ये सब अलग अलग है, अलग अलग है। इसका मतलब वो एक बैच में एक बर्फी, एक बैच में कलाकंद, एक बैच में ये, एक बैच में वो, एक बैच में वो बना रहा है। अब आप हैं अकाउंटेंट, आपको इन सभी बैचेज की कॉस्टिंग करके बतानी है, सही बता रहा हूं होटल में अगर अकाउंटिंग हो रही है तो कलाकंद की कॉस्टिंग, रसगुल्ले की कॉस्टिंग यही होगा, पेप्सी में हो रही है तो पेप्सी मिरिंडे की कॉस्टिंग, फर्नीचर की दुकान है तो टेबल 10 बने हैं, 20 चेयर बना है, इसकी कॉस्टिंग। कैसे होगा ये काम? अगर ये बैच प्रोडक्शन है तो इसके लिए मेथड कॉस्ट शीट से नहीं चलेगा, हमें बैच कॉस्टिंग के मेथड से चलना पड़ेगा। कैसे होगा ये काम? कहा गया कि आप ना एक कॉस्ट शीट पूरे पीरियड का मत बनाइए, बल्कि हर बैच का एक सेपरेट कॉस्ट शीट बनाइए। सुना आपने? हर बैच का एक सेपरेट कॉस्ट शीट बनाइए। जब आप हर बैच का एक सेपरेट कॉस्ट शीट बनाएंगे ना बेटा, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। हर बैच का एक सेपरेट कॉस्ट शीट बनाएंगे तब जाके बेटा बात बनेगी। कैसे बनाएंगे हर बैच का सेपरेट कॉस्ट शीट? ध्यान से सुनिएगा। उस बैच में होने वाले मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, अब अगर बैच कंप्लीट होने से पहले है तो एस्टिमेटेड बेसिस पे
किसी को कोट करना है, और अगर बैच हो गया है तो एक्चुअल बेसिस पे चार्ज कीजिए। उसी तरह से जैसे कॉस्ट शीट में करा था, इतना किलो मटेरियल, इतना लेबर, इतना डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर उसके बाद ओवरहेड की बात कीजिए। अब ओवरहेड बेटा रिकवरी रेट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि इस फैक्ट्री में एक काम नहीं हो रहा है ना। ये जो मशीनें लगी हैं इस पे अलग अलग के फर्नीचर बन रहा है, इस पे चेयर बन रहा है, इस पे टेबल बन रहा है। हो सकता है टेबल बनते समय ये मशीन किसी और काम में आ रही हो, तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे लाल। तो कैसे करेंगे आप ना फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे पूरे फैक्ट्री का, और उसका कोई बेस लेंगे, या तो मशीन आवर का बेस या लेबर आवर का बेस। विशेष जानकारी के लिए हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड, पढ़ना तो है ही बेटा, ठीक है ना। अब मान लीजिए यह है 1,00,000 रुपए का खर्चा, और यहाँ पे 50 वर्कर काम करते हैं डेली 8 घंटे। अब 50 वर्कर 8 घंटे 25 दिन, 50 वर्कर 8 घंटे 25 दिन, कितना हो गया भैया ये? 50 गुने 8 गुने 25, ये हो गया 10,000 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर हमारा 1 घंटा काम करता है तो 10 रुपए के करीब ओवरहेड बिजली बत्ती रेंट इलेक्ट्रिसिटी का लग जाता है। इसी तरीके से मशीन की बात, अब ये विशेष जानकारी के लिए ओवरहेड, ठीक है ना, पढ़ेंगे, रेगुलर बैच में भी पढ़ेंगे और यहां भी पढ़ेंगे। देखिए, तो आपको ये निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर निकालना होगा, तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर, और ये डायरेक्ट लेबर आवर बेटा होगा सारे बैचेज का, टेबल बनाने का भी, कुर्सी बनाने का भी, या कुछ और बनाने का भी, और ओवरहेड भी पूरे फैक्ट्री का होगा। अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं मशीन की, तो फिर मशीन से भाग देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब एक बात तय हो गई कि 100 रुपए पर आवर है, मान लेते हैं, यहां 10 रुपए पर आवर की बात की थी। अब देखना पड़ेगा कि इस बैच में कितने लेबर आवर लगे हैं, ठीक है। अगर इस बैच में 12 घंटे लगा है, 15 घंटे लगा है, 20 घंटे लगा है, तो बस वो 20 घंटे ले लीजिए भाई। देखो 100 रुपए है, जिस बैच में 12 घंटे लगा 1200, जिस बैच में 50 घंटे लगे 50, यानी कि 5000, जिस बैच में 2 घंटे लगे तो उतना, जिस बैच में 4 घंटे लगे तो उतना, जिस बैच में जितना लगा। उस बैच में उतना। चाय खत्म हो गई आपकी? पी रहे हैं? पीते रहिए और जीते रहिए, लेकिन चाय और कुछ नहीं, ठीक है ना। शाम के समय भी चाय पीना है। आगे आइए। हाँ, कॉफी पी सकते हैं, बट उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी जब तक आप सीए नहीं बनते। इधर आइए। ओवरहेड कॉस्ट ऑन बैच निकल सकता है, मतलब रिकवरी रेट लेना है, और मेरे दोस्त बैच मतलब बेस लेना है, लेबर आवर का, मशीन आवर का, जो भी है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये भी देख लीजिए, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, या पिछले साल का जाके एस्टिमेट कीजिए कि भैया सारे बैच को बनाने में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगा था, और सारे बैच को बनाने में क्या फैक्ट्री कॉस्ट आया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100, एक कोई परसेंटेज 10%, 5%, 20% चिपका दीजिए। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, और इसको भी जैसे क्वेश्चन का है जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे कि भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर अलग है तो चिपका दीजिए, ठीक है। और ये सब करने के बाद मतलब पहले क्या करना है आपको, इन सब का रिकवरी रेट आपको निकालना है, और स्टेप 4 में चिपका देना है अपने अपने बैच पे, ठीक है। और पता करना है कि क्या कोई सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट समझते हैं? किसी काम को जब आप कर रहे होते हैं जहां पहले कोई और काम हो, तो फिर थोड़ा सजाना पड़ता है। जैसे आपका बर्थडे, अब आपका जो नॉर्मल कमरा है या घर है वो तो नॉर्मल के लिए है, बर्थडे में कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ गुब्बारे, कुछ झालर तालर, कुछ हैप्पी बर्थडे ऐसे कुछ चिपकाते हैं, और उसमें कुछ टाइम लगता है। आपके भाई हैं, बहन हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं आपके बर्थडे पे, या बिल्कुल छोड़ ही देते हैं जिसका बर्थडे हो जाने, करते हैं। ये वही बात है बेटा, सेटअप। अब इस बात को फैक्ट्री में लेके चलते हैं। देखो फैक्ट्री में जिन मशीनों में पहले साबुन बन रहा है,
अगर उन मशीनों में अब शैम्पू बनाना है तो सीधे साबुन की जगह पे शैम्पू नहीं आ जाएगा, ना मुन्ना ना, सीधे शैम्पू, साबुन की जगह शैम्पू नहीं आएगा, शैम्पू अलग और साबुन अलग। तो हो सकता है साबुन वाले मशीन को पहले साफ करना, उसमें कुछ सेटअप करना, टेम्परेचर करना, तब ना जाके शैम्पू बनेगा। सही कि गलत? तो ये बात आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि भाई सेटअप कॉस्ट का पता लगाइए अगर कोई है तो। क्वेश्चन बताएगा कि इसमें इतना मशीन लगता है, इतना मटेरियल लगता है, जो भी लगता है ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको हेडक नहीं लेनी है। लेकिन अगर है तो देख लीजिए, कई बार नहीं भी होता सेटअप कॉस्ट, अगर है तो देख लीजिए और फिर बेटा प्रॉफिट आप ऐड कीजिए। तो इन 6 बातों का ध्यान रखिए। सेपरेट कॉस्ट शीट बनेगा, पहली बात, उसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, दूसरी बात, बगल में हम रिकवरी रेट निकाल लेंगे, फैक्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन का और सेलिंग का जनरली दिया ही रहता है, और फिर उसके बाद हम सभी ओवरहेड का रिकवरी रेट के बेसिस पे चार्ज कर लेंगे, सेटअप को जोड़ देंगे, अगर कोई प्रॉफिट है तो रख लो, और अगर कोई सेल प्राइस दिया हो तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ इस तरह का दिखाई देता है बैच कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ही है लेकिन थोड़ा वेरिएंस के साथ, कॉस्ट शीट ही है बेटा लेकिन थोड़ा सा वेरिएंस के साथ ये कॉस्ट शीट है और कुछ भी नहीं है। देखो डायरेक्ट मटेरियल कहा ना मैंने, कॉस्ट शीट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ है, प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड में लेबर आवर या मशीन आवर के बेसिस पे कई बार रिकवरी रेट निकालना पड़ता है, कई बार रिकवरी रेट दिया होता है, लेबर आवर शर्तिया दिया होगा, मशीन आवर शर्तिया दिया होगा। क्या बेटा ये बन जाएगा? सेटअप कॉस्ट है तो वो भी ले लीजिए, ये भी कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का ही पार्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन आपका कोई ना कोई बेस दिया होगा, बेस जैसे परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या लेबर, ऐसे जो भी दिया हो, जनरली परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट दिया हो तो बेस ले लीजिए और उस बेस में वो 10% 20% कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। और फिर उसके बाद सेलिंग ओवर कर दीजिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आ जाएगा, ये फैक्ट्री कॉस्ट वही हो जाएगा। आ गया ना कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें सेल अगर दिया हो तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो तो सेल, क्या ही दिक्कत होने वाली है। बैच कॉस्टिंग हो गया। तो बेटा ना आप बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट इतना भारी नहीं है, बस ध्यान देना है और उसको बार बार पढ़ना है। आप किताबों में देखेंगे तो राइटर या इंस्टीट्यूट बहुत बिखरा के देता है, हम टीचर छोटे मोटे हम टीचर उसको समेट देते हैं, बस यही करते हैं बेटा, उन चीजों को समोट देते हैं और समेट के बना लो अब सारे क्वेश्चन। पिछले 20 साल 25 साल में जितने 30 साल में क्वेश्चन आए हैं, 30 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, जितने क्वेश्चन आए सब कर लो। एक और चीज इसमें आएगी ईबीक्यू, वो थोड़े समय बाद में पढ़ लेंगे यार, पहले ये कर लें। चलो इस पे 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराता हूं, बाकी आप रेगुलर बैच में प्रैक्टिस कर लीजिएगा या खुद से कर लीजिएगा भाई साहब, कुछ अपना भी तो दिमाग की बत्ती जलाओ। बस बेटा इस बैच में एक ही कमी है, थोड़ा प्रैक्टिस कम है। रेगुलर बैच में तो हम लोग धड़ाधड़ प्रैक्टिस कराते रहते हैं, 2 दिन 3 दिन टाइम दे के रहते हैं, गप मारते रहते हैं। यहाँ पे वो सब नहीं, यहाँ पे एकदम क्रीम मैं बता देता हूँ, छाछ बगल में रखा है, जिसको पीना है रेगुलर बैच को सब्सक्राइब करके पी लेना, वरना छाछ क्रीम तो बेटा सारा मैं यहाँ खिलाऊंगा बढ़िया से। आइए निकालिए तो जरा अपनी सीए के स्टडी मटेरियल निकालिए या टॉपर्स वाला डाउनलोड कर लीजिए जो मैंने अभी आपको टेलीग्राम खोला था, याद है? बिल्कुल बेटा समय नहीं लगेगा, आप देखना ना कितनी जल्दी हम लोग कॉस्टिंग को इस पार से उस पार निपटा देते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, ये बेटा वादा है हमारा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है बेटा 7.2। एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा, वो टीचर ही क्या और बच्चा ही क्या जो कॉन्सेप्ट छोड़ के जाए। देखो बेटा ये है आपकी प्रैक्टिस का क्वेश्चन, ये देखो देख रहे हो, ये है आपका स्टडी, डाउनलोड कर लो
टॉपर्स, लिखा कॉस्ट क्लास नोट्स, ठीक है, टॉपर्स कॉस्ट क्लास नोट्स। अच्छा कोई भारी लगे तो बता देना, वो यहां करा देंगे हम। टॉपर्स, जैसे आपने को मैंने होमवर्क दिया, आपने घर पे किया, कोई क्वेश्चन भारी लगा वो बता देना, मैं करा दूंगा। टॉपर्स कॉस्ट क्लास नोट्स, इसमें बेटा आपको सारे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। और टॉपर्स कॉस्ट नोट्स, इसमें आपको सारा हैंड रिटन मिल जाएगा कॉन्सेप्ट, बढ़िया से डाउनलोड करके अपने फोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में रखे रहो और आधा आधा करके पढ़ लो। स्क्रीन को स्प्लिट कर दो और उसके बेसिस पे पढ़ लो। कहां देखना है ये? टेलीग्राम में देखना है बालक। हो गया ना काम? चलिए, वैसे तो देखो स्टडी मटेरियल का नंबर भी लिखा होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्टडी मटेरियल के नंबर से भी अपना काम कर सकते हैं। चलें बालकों, आइए दुआ करिए कि खूब बढ़िया प्रभु आपको इतनी डिसिप्लिन दे कि आप रेगुलर बेसिस पे क्लास करें, पढ़ें और 4 महीने 3.5 महीने के अंदर पढ़ के उस पार चले जाएं। पढ़िए, यूज टू बेक, देखो क्या है ये? बेकरी है। बेकरी समझते हैं, जहां पे केक वगैरह बनता है, मेक बेकरी आइटम, पेस्ट्री, केक वगैरह। यूज टू बेक एटलीस्ट 50 यूनिट ऑफ आइटम इन ए डे, 50। कस्टमर हैज गिवन एन ऑर्डर ऑफ 600 मफिन, ठीक है। अब एक बार में 50, क्योंकि बैच हमारा 50 का है, ट्रे होता है ना, तो 600 मफिन के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 बैच लेना पड़ेगा। एंड फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड: डायरेक्ट मटेरियल, वेजेज, ओवन सेटअप कॉस्ट। AC absorb production overhead at a rate of 20% of direct wages and 10% is added to the total production cost of each batch to allow for selling, distribution or administration overhead. AC require a profit margin 25% of the sales value and determine the selling price of 600 muffin. तो देखो बेटा, स्टेप 1 एक सेपरेट कॉस्ट शीट खुलेगा एक बैच का, अगर ऐसा है तो फिर 12 बैच का भी हो जाएगा। उसमें मटेरियल एक बैच का, लेबर एक बैच का और सेटअप कॉस्ट एक बैच का, और प्रोडक्शन ओवरहेड इसका 20% बेटा डालना है, और सबको ऐड करके 10% एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डालना है, और सबको ऐड करके 25% प्रॉफिट जोड़ देना है। कौन रोक सकता है बेटा बैच कॉस्टिंग से? क्यों नहीं बनता हमसे? हम ध्यान नहीं देते, हम टाइम नहीं देते। ध्यान भी छोड़िए, टाइम नहीं देते। हम चाहते हैं कि आधा घंटा पढ़ें, पूरी कॉस्टिंग हमें आ जाए। ऐसा कोई हलवा है, मैगी है सीए की डिग्री कि 2 मिनट है ना और काम खत्म? ऐसा नहीं होता ना राजा, समय देना पड़ता है। मुझे भी अगर कोई बैच कराना होता है तो समय देना पड़ता है। मैंने जनवरी का बैच बेटा चालू किया था, 17 रेगुलर बैच बता रहा हूं, 17 मार्च रेगुलर बैच, और कल जाके बेटा कंप्लीट होगा अकाउंट, कॉस्ट और एफएम। डेली 4 घंटे पढ़ाता हूं, डेली, संडे भी। तो पूरे 6 महीने के बाद बेटा कल 19 या 20 तारीख, जो भी तारीख है, कल जाके बैच ठीक से खत्म होगा। पूरे 6 मंथ 30 डेज 4 आवर्स, ये मैंने भी दिए और ये हमारे और आपके जैसे प्यारे बहुत सारे बच्चों ने भी दिया। समझ रहे हो? 720 घंटे, तब जाके ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। 6 महीने उन बच्चों ने अपनी जवानी का दिया पढ़ाई को, और अभी उसे कुछ नहीं होगा। अभी 3.5 महीने रिवीजन भी करना होगा, तब जाके बात बनेगी। ठीक है ना? तो कोई शॉर्टकट बताए ना कि 30 डेज में कॉस्टिंग उड़ा दो, 15 दिन में कॉस्टिंग 90 नंबर, 15 मिनट में कॉस्टिंग 100 नंबर। एक थप्पड़ मारो ऐसे टीचर को,
एकदम ब्लॉक कर दो उसका चैनल, इम्पॉसिबल है। समय ही सक्सेस है। अगर सीए इंस्टीट्यूट आपको 10 महीने का समय देता है तो क्या वो बेवकूफ है? फिर तो बोलता है कि भाई 15 मिनट में आ जाओ कॉस्टिंग की तैयारी करके। ऐसे आप विश्वास करेंगे ना तो जानते हो क्या होगा, आपको अटेम्प्ट देने पड़ेंगे 15 अगर 15 दिन पढ़ के पढ़ेंगे तो। और इंस्टीट्यूट ने आपको समय दिया है, उस समय को यूज करके पढ़ेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक बात है कि नहीं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मटेरियल लेबर में कभी अपने 30 साल मेरा हो गया करियर पढ़ाते हुए, कम से कम 30,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बने ही होंगे टॉपर से। कभी मैंने क्लेम नहीं किया कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है। ये रिवीजन में हो सकता था एग्जाम के दिन आपको कराता और खूब ढेर सारा व्यू आता और मैं कहता कि देखो इतने सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं। मुझे पता है एग्जाम के दिन नहीं देखना चाहिए टीवी, यूट्यूब। एग्जाम के दिन तो जो पढ़ रखा है उसको देखना चाहिए। देखने का सही समय बताऊं कब है? अब है। जनवरी में अगर अटेम्प्ट है तो सितंबर में पढ़िए, अक्टूबर में देखिए, यूट्यूब की मदद लीजिए, टीचर की मदद लीजिए, नवंबर में लीजिए और 10-15 दिसंबर तक लीजिए। टेस्ट वोस्ट दे के और एकदम अज्ञातवास में चले जाइए, डूब जाइए लाइब्रेरी में। और आखिरी 10-15 दिन तो आपको ये भी ध्यान नहीं होना चाहिए कि आप कौन है। तब आता है बेटा रैंक। अब बताइए कौन बता रहा है? ये बता रहा है आपको एक रैंक होल्डर। मैंने सीए, सीडब्ल्यू तीनों किया है और तीनों में मेरी रैंक है। इनफैक्ट 2 में तो नंबर 1 रैंक है। ठीक है ना? तो इसीलिए किसी धोखे में नहीं रहना है, अपने आप से बेटा ईमानदार रहना है। अपने आप समझते हो ना? अपने आप से, किसी और से नहीं, ईमानदार रहना है बेटा। ओके ना? तो पढ़ो। हमें मटेरियल लेना है, ले लो भाई, मटेरियल ले लिया एक बैच का, प्रोडक्शन ओवरहेड ले लिया, सेटअप ले लिया, सब जोड़ लिया, ठीक है। मटेरियल, लेबर, सेटअप और 20% प्रोडक्शन ओवरहेड। सही है बेटा जी। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे इसको? प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना राजा? चलो अब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे। कितने परसेंट? 10% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे। आप कहेंगे सर अब लिखते क्यों नहीं हो? देखो लिखने में बेटा टाइम लगेगा, हम ज्यादा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। 1.5 घंटा समय कम है कॉस्टिंग एफएम के लिए, 3 महीने के लिए कम है। मैं फिर कह रहा हूं समय कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। जबकि मैं कोई बात नहीं करूंगा तब, कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा तब। ये मैंने भी 2 मिनट 4 मिनट जो बात करी इसलिए कि आपको मैं एम्फेसिस दिला सकूं कि बगैर समय दिए अगर आप सोच भी रहे हैं कि जनवरी में हम पास करेंगे तो वही हाल होगा जो अभी सितंबर में हुआ है हजारों लाखों बच्चों का। सितंबर में वही पास करेंगे जिन्होंने मई में, जून में समय दिया था, और जनवरी में वही पास करेंगे जो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में समय देंगे। सीधी बात। समय मतलब पूरा। आ जाओ, जोड़ दीजिए भाई 10%। अब ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल, ये टोटल कॉस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रॉफिट लेना है सेलिंग प्राइस का 25%। इसका मतलब बेटा जी ये 100 होगा तो ये 25 होगा, इसका मतलब कॉस्ट 75 होगा। तो आज जान लीजिए सेल्स का 1/4 अगर है तो कॉस्ट का 1/3, क्योंकि एक रूल होता है कॉस्ट का 1/n, सेल्स का 1/n+1। या अगर सेल्स का 1/n है तो कॉस्ट का n-1, मतलब अगर इसका 1/4 है तो इसका 1/3 होगा, और इसका 1/3 है तो इसका 1/4 होगा। वैसे जरूरत नहीं है ये सभी बातें याद करने की, याद कॉस्टिंग में क्या ही करना है, कॉमन सेंस से करो ना। तुम भी बताओ ना बेटा, अगर सेल्स है 100% जिसका 25% प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना होगा? 75। और रैखिक नियम क्या कहता है कि किसी भी चीज का अगर 75% मुझे पता है तो मैं 1% बेटा निकाल सकता हूं, और 1% से 25% आ गया, बात खत्म। 1/3 कर लो चाहे ऐसे कर लो, देखो ना कौन रोक लेगा।
ये हो गया आपका, बताओ क्या, ये क्या हो गया आपका, बैच कॉस्टिंग। 12 से गुना कर दो वो भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटा, मैं कराना चाहता हूं। उसमें क्वेश्चन में रिकवरी रेट खुद निकालना होता है। यहां तो रिकवरी रेट निकला हुआ था, लेकिन कभी कभी रिकवरी रेट बेटा खुद निकालना होता है। एक क्वेश्चन वैसा भी देख लीजिए, ताकि दोनों वेराइटी आपके पास रहे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है 7.4, और ये बेसिकली T2 समझते हैं, टेस्ट योर नॉलेज। मैं जानबूझ के यहाँ पे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी दिखाता हूं, ताकि आप समझ सकें कि क्या सिचुएशन है। पढ़िए, आपके पास वो हो, कोई दिक्कत ना हो, जो है ना, स्टडी मटेरियल खोल के सामने रखो, पेंसिल लो, पेंसिल लो, और फिर पेंसिल से करो। देखो, 1000 सप्लाई करना है पर मंथ। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपनड अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल। ओवरहेड आर डेबिट रेट पर लेबर आवर। तय हो गया ओवरहेड का बेस। सेलिंग प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टेड एट 15 रुपए पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना बेटा, 15 रुपए पर यूनिट। ठीक बात है ना, हो गया बेटा। अब चलो आगे, चला जाए आगे। From the following data, calculate the profit per unit of each batch order and overall position for the order is 3000 यूनिट। इधर ध्यान दो, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ठीक ना बेटा। देखो, ये बैच आउटपुट है। किसी महीने ज्यादा बनाया, कम बनाया, देना हमें 1000 है, कहीं और बेच लेंगे। समोसे वाला समोसा उतना थोड़ा ना बनाता है जितना आप ऑर्डर देते हैं, बाकी वो कहीं और बेच लेता है। मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 3 बैच खोलेंगे, मटेरियल ये, लेबर ये, मटेरियल ये, लेबर ये रख लेंगे। और लेबर और बेटा 2 रुपए है, पता नहीं क्यों दिया हुआ, हमें तो लेबर कॉस्ट दी हुई है, पता नहीं इसका क्या यूज है, अभी देखते हैं। देखो, अदर डाटा, जनवरी, फरवरी और मार्च का डाटा देख रहे हो, ओवरहेड देख रहे हो, लेबर आवर। ओहो हो, इसके लिए दिया है बेटा। हम अगर इस ओवरहेड को इस लेबर आवर से बेटा भाग दे दें, तो हमें रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड निकल जाएगा। कैसे, 12,000 है 4000 घंटे में, तो क्या 3 पर लेबर आवर कह सकते हैं। 9,000 है 4.5 में, तो 2 पर लेबर आवर कह सकते हैं। 15,000 है 5 में, तो क्या 3 पर लेबर आवर कह सकते हैं, हाँ या ना। 3 पर लेबर आवर कह सकते हैं बेटा, ये पॉसिबल है कि नहीं है। चलें आगे। अब तो तय हो गया कि लेबर आवर की रिकवरी रेट, ओवरहेड की रिकवरी रेट पर लेबर आवर ये है। लेकिन प्रॉब्लम है, जो लेबर आवर नहीं पता। ये तो पूरी फैक्ट्री का है, ये होल फैक्ट्री का है बेटा, और मुझे चाहिए किसका, जॉब का। अब कैसे निकालें जॉब का, तो देखिए यहां लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, 2 रुपए के हिसाब से पे किया है, तो मेरे दोस्तों लेबर आवर निकल जाएगा 1250, 1500, 1000। पॉसिबल है बेटा, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक बात है कि नहीं। अब ये लेबर आवर निकल गया, तो जनवरी महीने में 3 रुपए के हिसाब से ओवरहेड निकल जाएगा, फरवरी महीने में 2 रुपए के हिसाब से, और मार्च महीने में 3 रुपए के हिसाब से। मटेरियल पता है, लेबर पता है, ओवरहेड पता हो गया, तो फिर मारामारी किस बात की, बोलो बच्चों, मारामारी किस बात की। मेरे ख्याल से मारामारी के कोई कारण नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए, बताओ बताओ। आओ देखो, कॉस्ट शीट बनाएंगे। 3 यूनिट लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी नीचे भी लिख सकते हो। ये देखो, मटेरियल, ये सब छोड़ो, ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। मटेरियल मटेरियल मटेरियल, लेबर लेबर लेबर, और आ जाओ बेटा ओवरहेड। 1250 गुने 3, 1500 गुने 2,
और 1000 गुने 3, ये देखो, देखा बच्चा? तो ये रहा टोटल कॉस्ट। आ गया टोटल कॉस्ट। हमसे क्या पूछा है कि प्रॉफिट निकालिए पर यूनिट। अभी निकालते हैं बेटा। अगर हम यूनिट से बेटा भाग दे दें, ऊपर यूनिट दिया है ना, यहां से टोटल कॉस्ट ले लें और यूनिट से बेटा भाग दे दें, तो क्या कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सेल प्राइस हमें पता है बेटा 15 रुपए है, तो क्या प्रॉफिट 5 रुपए आ जाएगा। एसी ज्यादा चल गया लगता है, ठंडा हो गया। अब मौसम बदल गया है ना बेटा। अभी एसी बंद करवाते हैं। आप लोग की तरफ क्या मौसम है? मौसम ठीक है आप लोग की तरफ? ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से निकल गया। अब पूछा है कि भाई प्रॉफिट निकालो, ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें क्या है, 3000 गुने 5, 15,000 कमा रहे हैं। सीधी बात है। वैसे हम चाहें तो अलग से भी निकाल सकते हैं। तो ये इसमें मेन जानते तो क्या था बेटा, ये रिकवरी रेट निकालना, यही सबसे मेन था। तो अलग से वर्किंग करके हम रिकवरी रेट निकाल लेंगे और फिर इसको यहां पे हम यूज कर लेंगे। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। लेकिन एक बात बताऊं, इधर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता। इधर से तो कॉस्ट शीट पूछता है ना, बड़ा बड़ा, जो कल परसों मैंने कराया था। इधर से पता है क्या पूछता है, ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब ये क्या होता है बालक, आओ मैं आपको पहले ईबीक्यू बताता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। कहां गया, भाई हैंड रिटन कहां गया, यही है क्या? ये तो ना है। ओए खुल जा सिम सिम, कोई बात, भाग गया, फिर बुला लाते हैं। कहां भागेगा? देखो ये है बेटा क्लास नोट्स हैंड रिटन वाला, ठीक है ना। ये देखो दूसरा पोर्शन शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये सेम एज ईबीक्यू है। ओहो, ऐसे खोलना था ना, ओपन विथ सैमसंग नोट। चल भाई खुल जाए सैमसंग नोट। बच्चों को जल्दी पास कराओ ताकि वो नोट कमा सके। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी सेम एज EBQ. The batch quantity to be produced in one batch for minimization of total cost. For minimization of total cost. जैसे मटेरियल अगर आपने कभी पढ़ा हो तो वहां पे क्या होता है कि हम एक बार में कितना खरीदें कि ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो ना कैरिंग, पढ़ेंगे मटेरियल में। यहां होता है कि एक बार में कितना बनाएं प्रोड्यूस, कि हाँ टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। सवाल उठता है टोटल कॉस्ट से क्या मतलब है, प्रोडक्शन नहीं, सेटअप कॉस्ट और उस सामान को कैरिंग करने की कॉस्ट। देखो ज्यादा रसगुल्ले बना के रखोगे, नहीं बिकेगा तो सड़ जाएगा, फायदा होगा नहीं ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, वेस्टेज, स्टोरेज, सेफ्टी, सबसे बड़ी बात लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मान लो कि कोई महंगी चीजें बना के रख लिया, उसमें पैसा बहुत लग गया, फंड हमारा ब्लॉक हो गया, तो वो आपको देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। बैच साइज शुड बी एज लो एज पॉसिबल। बैच साइज को क्या रखना है, कम से कम, जितना कम से कम हो उतना रखना है। इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जितना कम हो उतना अच्छा है, कोशिश करें हम उसको रखें। ठीक है बेटा, तो ये बात हमें यहां पे ध्यान देनी है। आगे चला जाए तो कोशिश क्या करनी है कि साइज छोटा से छोटा हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है सेटअप।
जैसे देखो मम्मी को आप बोलो ना, पापा मान लो कि बोलेंगे 2 कप चाय बना के लाओ, फिर आधे घंटे बाद कोई आ गया, अरे अंकल जी आए हैं जरा 2 कप और लाओ, मम्मी नाराज हो जाए, ये क्या तरीका है। अब मान लो बात कर रहे हैं 2 कप, मम्मी चाय बना के जैसे ही लाई तब तक कोई एक और आ गया, पापा बोल रहे हैं और लाओ। है कि नहीं। तब क्या बोलोगे, मम्मी रहा नहीं दो यार, हम चाय नहीं पिला रहे हैं। एक बार में मम्मी को बोलो 5 कप बनाना, मम्मी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो बर्तन साफ करना, पानी बॉयल करना, चाय पत्ती बॉयल करना, 1 का करो या 4 का करो, बहुत फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है लेकिन बहुत नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं सेटअप, ठीक है ना। इट विल रिमेन द सेम irrespective of quantity of one batch. Therefore, to reduce total cost, batch quantity should be as high as possible. ये कहता है ज्यादा से ज्यादा रखो, ये कहता है कि कम से कम रखो। बताओ बेचारा मैनेजर करे तो क्या करे, एक कह रहा है कि नहीं एक बार में ज्यादा रसगुल्ले बनाओ ताकि जल्दी बनेगा, कम खर्चा लगेगा, और कैरिंग कर रहा है कि बेटा मत बनाना, भूल से भी बना लिया तो सड़ जाऊंगा मैं, कहाँ रखोगे, है आपके पास इतना बड़ा फ्रिज, बताओ जी। बंदा करे तो क्या करे। एक सेटअप कॉस्ट कहता है कि जल्दी करो, एक कैरिंग कॉस्ट कहता है कि कम से कम करो। तो इसका एक समाधान होना चाहिए, और मैथमेटिकली इसका समाधान निकाला गया है कैलकुलस में मिनिमाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से, ठीक है। उसको उन्होंने कहा ई बी क्यू बराबर 2ds/c। अब कहेंगे सर व्हाट इज डी, डी टोटल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स एज पर एनुअल, टोटल एनुअल डिमांड, ऐसा लिखता हूं, या जिस पीरियड की बात हो रही है फॉर फिनिश गुड्स इन यूनिट्स, रुपीज में नहीं, कॉस्ट में नहीं, इन यूनिट्स, ठीक है। और एस सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, और सी कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट पर एनम, याद रहेगा बेटा। तो टोटल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, और कैरिंग कॉस्ट ऑफ ए यूनिट पर एनम, तीनों चीजें आ गई। अगर ये तीनों चीजें पता हो बेटा तो हम किसी भी क्वेश्चन का ई बी क्यू निकाल सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उतना ही, बताइए हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्शन करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कम करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम उतना ही करें। अब एक ये कर लें, हो गया बैच कॉस्टिंग खत्म, ठीक है ना। आइए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं, 1-2 क्वेश्चन, और बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। दिक्कत हुआ तो रेगुलर बैच का जो वो वीडियो है आप उसको, बैच है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहां से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए बेटा, कॉन्सेप्ट सारा बता रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट तो नहीं छोड़ रहा कोई भी, और सब कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। गुड, इधर आ, खुल जा सिम, सिम कहां गया, ये फाइल कैन नॉट बी ओपन, काहे भाई, चलो फिर से करते हैं, आ जाओ भाई। देखते देखते 2 चैप्टर का एक बढ़िया फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन हो गया। कुछ गेन हुआ, कुछ फायदा हुआ बच्चों को, कमेंट करके बताइएगा। ये देखो एक सिंपल सा पहले कराते हैं, मंथली डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, हमें मंथली नहीं चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पर एनम, ठीक है। सेटअप कॉस्ट पर बैच, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो ये हो गया डी, लेकिन डी के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, 6000 हो गया डी।
सेटअप हो गया आपका एस, और सी ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10 रुपए के 10% के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट है, तो ये हो गया सी। तो डी बटे एस बटे सी हो गया बेटा। ये डी है, बड़ा कर देते हैं, ये डी है, ये एस है, ये सी है। 600 यूनिट, इसको बोलेंगे ईबीक्यू। ना इसे कम करना ना इससे ज्यादा करना। एक ये देख लो बेटा, ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आया है कि हम क्या बताएं। इतनी दफा एग्जाम में आया है ना कि आप पागल हो जाएंगे। आइए देखिए इसको। मैंने ओरिएंटेशन वाले सवाल भी कराऊंगा, केस सिनेरियो वाले होते हैं ना, लेकिन वो कराऊंगा मैं बैच होने के बाद। एफएम और कॉस्टिंग, मतलब एफएम कॉस्टिंग खत्म होगा तो कॉस्टिंग का, और एफएम खत्म होगा तो एफएम का। मैं बता दूं आप लोगों को, जो मैंने सोचा है वो बता देता हूं। मैंने सोचा है राजा कि कब से शुरू किया था, 15-16 से शुरू किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। सितंबर से 5-7 नवंबर तक मैं आपका कॉस्टिंग फिनिश कर दूं। और मुझे पूरा यकीन है कि एक एक कॉन्सेप्ट और सब पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस डिसिप्लिन ऊपर वाला मुझे दे कि मैं डेली आपके सामने आऊं, संडे छोड़ के, और आपके अंदर डिसिप्लिन दे कि आप डेली पढ़ें। इतना ही चाहिए बेटा। बाकी तो टेक्नोलॉजिया है, यूट्यूब है। और फिर इसके बाद हम लोग बेटा 5 नवंबर से शुरू करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, एफएम तो छोटा है, 15 दिसंबर आते आते ना बेटा जी आपका एफएम भी निपटा दिया जाएगा। और जब निपट जाएगा तो फिर 15 दिसंबर के बाद और फास्ट ट्रैक रिवीजन, और ठीक है ना, थोड़ा एफएम भी, थोड़ा कॉस्टिंग भी, और एकदम क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट वगैरह और ये सब तरह की चीजें कर लेंगे। टेस्ट तो हम यहां भी लेंगे आपका, और टेस्ट हम आपका यहां भी लेंगे। चलिए शुरू करें। के बी सी सप्लाई करता है इतनी बियरिंग पर एनम। मुझे लगता है ये हो गया डी, डिमांड। के बी फैन ऑन स्टडी बेसिस, मतलब वो किसी को देता है, फैंस को, कोई कस्टमर है। एस्टिमेटेड डेट कॉस्ट 1 रुपीज इन्वेंट्री होल्डिंग पर मंथ। तो सी बेटा 1 गुने 12 रुपए हो गया। 1 गुने 12 मतलब 12 रुपए। एंड सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बियरिंग इज 320, 3200। ये क्या हो गया सेटअप कॉस्ट, ये हो गया सी। एस कहता है ऑप्टिमम रन साइज बताइए। रन साइज का मतलब वही बैच साइज, ठीक है ना बेटा। ऑप्टिमम बैच साइज देखिए तो 2ds/c। 2 हमें पता है, डी हमें पता है, एस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी दिया हुआ है। निकल गया। कैलकुलेटर उठाइए, करके देखिए। हो गया बेटा। अब नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन आपको देखना है बेटा जी। चलें शुरू करें। देखिए, अगर आपको 48,000 देना है तो कितना नंबर आपका होगा ये बता दूं मैं। 5050 करेंगे तो 9.49 आ जाएगा। अब साल में अगर 9.49 बैच बनाना है तो बेटा 365 को 9.49 से भाग दीजिए, और 10 से भाग गलत दिया है। 9.49 फ्रैक्शन भी लीजिए, आगे आगे काम आएगा। राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका 38.46। इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 38 डेज पे आपको एक बैच निकालना है, मतलब एक आज निकाला, फिर एक 38 डेज बाद, फिर एक 38 डेज बाद, ठीक है। अब कहता है मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट बताओ, तो वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो ना बेटा, हम 5080 बनाएंगे, और बनाएंगे तो आधा हमारे पास बचा रहेगा। कैसे,
506 है, फिर थोड़ा भेजेंगे, 4000 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये बता दूं मैं? देखो बता देता हूं, ये देखो, हम यह बनाया 5060। अब धीरे 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 खत्म होते होते बेटा फिर जीरो हो जाएगा, फिर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे खत्म होता है जीरो हो जाएगा। तो आपके स्टॉक में ऑन एन एवरेज कितना होगा बेटा? 1/2। और अगर आपके स्टॉक में 1/2 है तो हमें उसी का ध्यान देना है। इसीलिए कैरिंग कॉस्ट चाहे मटेरियल का चैप्टर हो चाहे बैच का चैप्टर हो, कैरिंग कॉस्ट हमेशा बेटा कितने पे लेना है? कैरिंग कॉस्ट हमें हमेशा 1/2 पे लेना है, याद रहेगा 1/2। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए, गुने 12 रुपए कीजिए, ये आपका कैरिंग कॉस्ट है। अगर आपने 5060 से ज्यादा करा तो भी गड़बड़ है, और 5060 से कम करा भाई साहब तो भी गड़बड़ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सुपर हिट क्वेश्चन है। अब की बार तो नहीं आया था, लेकिन कम से कम पीछे, मैं 30 साल की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 10 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। मतलब 2001 से लगा लो, कम से कम 4 से 5 बार आया है। कम नंबर का आता है लेकिन बेटा आता जरूर है। तो ये था बेटा हमारी तरफ से आपका बैच कॉस्टिंग। हुआ कुछ? आज रुक जाए यहीं पे, कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा खूब प्रेम से जॉब कॉस्टिंग, और हम उम्मीद करते हैं वो भी छोटा टॉपिक है, कल वो भी खत्म हो जाएगा। आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि भाई सर ने अपनी बात रखी। देखो अगर 3 हम 14 में करा दें तो बेटा ये कितने परसेंट होता है? 3/14, 20% सिलेबस तो आपको रिवाइज करा ही दिए ना, ठीक बात है कि नहीं? तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ सर आगे बढ़ रहे हैं, केवल फालतू का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। मत देखो फालतू के रील्स, मैं तो इतना परेशान होता हूँ आजकल रील्स देख के टीचर्स के, कि क्या मार्केटिंग के लिए टीचर्स क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आज मैंने एक देखा कह रहा है कि मैं अपना चैनल बंद कर रहा हूँ, क्यों? मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। अबे तुम ऐश्वर्या राय हो, तुम्हारे पीछे सलमान खान लगा है? तुम्हारा पढ़ाए हुए बच्चों को नहीं समझ आ रहा, वो तुम्हारी कोर्सेज नहीं खरीद रहे कि मैंने 4 महीने पहले शुरू किया था आप लोगों के सहारे, और देखिए आप बेसहारा हो रहा हूं। हद है यार, 4 महीने में तुम सक्सेस चाहते हो? बेटा 4 साल दो तो सही, तभी तो बच्चों का प्यार मिलेगा। अब टॉपर क्लासेज हम लोग पीछे 30 साल से चलाते हैं बेटा। विजय अष्टमी को हमने शुरू किया था 97 में, टोटल 28 ईयर्स हो गए, ठीक है कि नहीं? बहुत सारे फेज आएंगे, कम बेसी आपका व्यापार है, पढ़ाना भी टीचर्स का व्यापार है, इसमें क्या गलत बात है? कभी बहुत बच्चे होते हैं, कभी कम होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बंद कर देंगे। अरे इस जन्म में तो नहीं बंद करेंगे, ठीक बात है कि नहीं? तो ये सब इमोशनल बातें बच्चों से करके और बच्चों की सहानुभूति लेना मुझे तो समझ नहीं आता, ठीक है कि नहीं? इसकी बजाय अगर हम पढ़ाई पे ध्यान दें तो बच्चों का टाइम उपयोगी होगा। उसमें मसाला मिलता है, नौटंकी मिलती है, पढ़ाई थोड़े ना होती है, ठीक बात है कि नहीं? आज बेटा तो मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि आज हम लोगों ने बैच कॉस्टिंग पढ़ा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट शीट। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको बैच कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट थोड़ा आप ही टाइम दीजिए। ये कभी मत समझिए कि टीचर केवल पढ़ाएगा और हम पास कर जाएंगे, इम्पॉसिबल। कोई टीचर ऐसा क्लेम करता है तो गलत है। हाँ, कैसे होगा? टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी लगा रहे, श्योर शॉट। टीचर भाग जाए तो भी गड़बड़ है, और स्टूडेंट भाग जाए तो भी गड़बड़, मामला बिल्कुल 50-50 का है। तो मैंने बेटा क्या बता दिया आपको? कॉन्सेप्ट और थोड़ी प्रैक्टिस करा दी, और फिर आपको क्या करना है? घर पे बचे हुए सारे क्वेश्चन का होमवर्क करना है। कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना है या क्लास में आके बताना है कि सर फलाने क्वेश्चन में ये दिक्कत रह गई, प्लीज थोड़ा बता दीजिए। प्लीज जरूर लगाना, बड़ा हूं ना मैं आपसे, उम्र में है कि नहीं?
आपसे डबल उम्र है, मैं आपके पैदा होने से पहले पास हुआ था। पोलाइटली थोड़ा टीचर को रिस्पेक्ट दोगे ना, टीचर फूल जाता है, फिर आपकी और सेवा करेगा। और ऐसे बोलोगे बता बे, तो टीचर सोचेगा कौन आ गया ये, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा पोलाइटली कि सर क्वेश्चन नंबर 10.7 में ये फिगर में थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूं, आप बता दीजिए प्लीज। क्यों नहीं बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से जब 2-3 दिन में हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिया, मैं वादा करता हूं कल आपका एक और चैप्टर हो जाएगा। और एक बात बताऊं, इस अटेम्प्ट में इन तीनों चैप्टर से 10 नंबर का कंपलसरी आया था। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अगले हफ्ते या परसों ही पढ़ेंगे, तो बेटा उससे भी 5 नंबर आया था। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्रोसेस ज्वाइन प्रोडक्ट, तो बेटा उनसे भी आया था 4 नंबर। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे सर्विस कॉस्टिंग, तो बेटा उससे भी आया था 10 नंबर। अब की बार मेथड से जानते हो 10 तो आया था यहाँ, 2 प्रोसेस ऑब्जेक्टिव, 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव, 5 का रिकॉन्सिलिएशन और 10 का सर्विस कॉस्टिंग। तो इस चैप्टर से गौर से देखो 29 नंबर इस वाली बुक से आया था, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कम है। और ये सारा का सारा बेटा मैं जहां तक मेरा अंदाज है 5 अक्टूबर तक मामला फिनिश कर दूंगा, 5 अक्टूबर तक। चलिए लगे रहिए, मिलते हैं कल जॉब कॉस्टिंग 4:30 बजे, और उसके पहले 3 बजे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, याद रहेगा ना। धन्यवाद।